नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में। क्या होता है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, क्या काम करने पड़ते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, क्या उसकी जॉब होती है, क्या होती है एक देश की जीडीपी, और कौन सी पॉलिसीज हमारे आज़ादी के समय में ली गई थी और आज हम कौन सी पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंडिया में कितने टैक्स सिस्टम है, कौन सा टैक्स सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं और हर साल जो है वो बजट क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर लूँ तो इस मिनिस्ट्री का सिर्फ एक ही काम होता है, देश में इकोनॉमिकल ग्रोथ करना, यानी इकोनॉमिकली देश को जो है वो मजबूत करना, फाइनेंशियली जो है वो देश को मजबूत करना। और इसीलिए इस मिनिस्ट्री को अपॉइंट किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इस मिनिस्ट्री का जो मेन मोटिव होता है वो होता है हमारी देश की जीडीपी को ऊपर लेके जाना। अब जीडीपी क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। जीडीपी में बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है पीपीपी वाली जीडीपी और एक होती है पर कैपिटा जीडीपी। और इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन की है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी आखिर होती क्या है? अगर नॉमिनल जीडीपी आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आपका परिवार है, आपके परिवार में 5 लोग रह रहे हैं और आप सभी का एक ही बिजनेस है जो कि है एक पेन बनाना, और आप सभी ने जो है वो साल के अंदर 10 पेन बनाई। एक पेन की कीमत थी $10। तो इस तरह से आपकी घर की जो जीडीपी हुई वो हुई $100। तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन की है और इंडिया की रैंक उसमें जो है वो 6th है। यानी कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में इंडिया जो है वो रैंक 6 पर आता है। अब बात कर लेते हैं जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कि आप कितना खरीद सकते हो। अब जब नॉमिनल जीडीपी होती है वो डॉलर के हिसाब से होती है और परचेसिंग पावर पैरिटी की जो जीडीपी होती है, यानी कि पीपीपी वाली जो जीडीपी होती है वो रुपीस के इसमें होती है। अगर यहाँ पे आपने एक पेन बनाई है, उस पेन की कीमत अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे, जो आप रेट इंडिया में दे रहे हो, जो चीज़ें आप इंडिया में खरीद सकते हो उससे कई ज़्यादा महंगी चीज़ें जो है वो अमेरिका में होंगी। और परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो आपका रेट लगाया जाएगा वो रुपीस के हिसाब से लगाया जाएगा, ना कि डॉलर के हिसाब से। इसीलिए परचेसिंग पावर पैरिटी में इंडिया की रैंक आगे बढ़कर 3 नंबर हो जाती है। 1 नंबर पे है चाइना, 2 नंबर पर है अमेरिका और 3 नंबर पे है इंडिया। अगर परचेसिंग पावर पैरिटी की बात कर ले तो इंडिया की उसमें होती है 11 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यानी 11 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी उसमें होती है इंडिया की। आप फिर भी सोच रहे होंगे, अगर इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3 नंबर और 6 नंबर है इन जीडीओ पे कैलकुलेशन में, तो इंडिया फिर भी गरीब क्यों है? क्योंकि जो मेन जीडीपी होती है वो होते ही पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। एक इंसान एक देश के अंदर कितने पैसे कमा रहा है वो समझ में आता है जीडीपी इन पर कैपिटा इनकम। अगर जीडीपी इन पर कैपिटा आपको आसान भाषा में समझाऊं, अगर आपके घर में जो है वो $100 आ रहे हैं और आप 5 लोग हैं तो वो $100 डिवाइड होंगे 5 लोगों में, तो एक जन के जो पैसे आएंगे वो आएंगे सालाना $20। तो आपकी प्रति व्यक्ति आय हो गई $20। इसमें जो है वो इंडिया की रैंक नीचे गिर के 145th रैंक पर आ जाता है। और अगर पर कैपिटा इनकम की बात कर लो तो इंडिया में एक व्यक्ति जो है इंडिया में का वो सालाना सिर्फ $2000 कमाता है, यानी कि सिर्फ 1,40,000 रुपए जो है वो सालाना एक व्यक्ति कमा सकता है इंडिया में। अगर जीडीपी बाय सेक्टर की बात कर ले तो इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए आपके गांव में 100 परिवार रहते हैं और उन 100 परिवार में से जो 80 परिवार है वो एग्रीकल्चर पे निर्भर है, यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और जो बचे हुए 20 लोग हैं उनमें से 15 लोग जो है वो इंडस्ट्री में जाते हैं और उसी से उनका घर चलता है। वहीं पर जो बचे हुए 5 है वो सर्विस देकर अपना घर चलाते हैं। सर्विस जैसे कि किराने की दुकान हो गई, जैसे कि रिटेलर की दुकान हो गई, जैसे कि बार्बर की दुकान हो गई, इन सब सर्विस को देके वो अपना घर जो है वो चलाते हैं। तो इसी तरह से इंडिया की जीडीपी बाय सेक्टर अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर आता है 15%, इंडस्ट्री सेक्टर आता है 25% और जो सर्विस सेक्टर आता है वो आता है 60%, यानी 60%।
इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उसकी स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट पॉलिसी थी। सोशलिस्ट यानी सारी कंपनियां जो होंगी वो किसी एक प्राइवेट ऑनर की नहीं होंगी, वो सारी कंपनीज जो होंगी वो गवर्नमेंट की होंगी, वो सारी पब्लिक की होगी। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को जो है वो बूम नहीं मिल रहा था, इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से जो है वो इंडियन इकोनॉमी जो है वो नीचे क्राइसिस में चली जा रही थी और इंडियन इकोनॉमी में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी। और 40 साल तक सोशलिस्ट इकोनॉमी रहने देने के बाद हमारी इकोनॉमी जाके 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब हमारे इंडिया में जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए। उस इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब इस पॉलिसी को भी हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। समझ लीजिए आप एक मकान मालिक है और आपको आपका घर जो है वो किराए पर देना है, लेकिन अगर आप अपने रूल जो है वो स्ट्रिक्ट रखेंगे, यानी कि आप 10 बजे के अंदर ही घर में आने चाहिए, रात को 10 बजे से पहले अगर आप घर पे नहीं आए तो आपको घर में नहीं आने दिया जाएगा, आपको पानी जो है वो थोड़ा सा ही लिमिटेड यूज़ करना होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी लिमिटेड यूज़ करनी होगी, तो कोई भी किराएदार जो है वो आपके घर में आना क्यों प्रेफर करेगा? वो तो किसी अच्छे मकान मालिक को प्रेफर करेगा। तो इसीलिए वहाँ पे लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा लिबरल थिंकिंग दी गई, यानी कि थोड़ी की आधुनिक सोच दी गई। जैसे कि जो कंपनीज पहले गवर्नमेंट ओन करती थी, यानी जो कंपनीज पहले गवर्नमेंट की थी, उनको जो है वो प्राइवेट करना तभी से शुरू कर दिया। और लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, और अगर फॉरेन के लोग हमारे इंडिया में आके कंपनी लगाने लगे, कंपनी के सेटअप लगाने लगे, तो वो लोग हमारे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे थे, फॉरेन के डॉलर ला रहे थे। इसीलिए हमारे इंडिया का जो है वो ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारे इंडिया को जो है वो ग्लोबली लोग पहचानने लगे। तो ये थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज। फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है वो टैक्स पर भी बहुत सा ध्यान देना पड़ता है, और इंडिया में मेजरली दो टैक्स सिस्टम है, एक डायरेक्ट टैक्स सिस्टम और एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को जो है वो तोड़कर, यानी कि जो पहले आपको 17-18 जो है वो टैक्स देने पड़ते थे, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह बहुत से टैक्स होते थे, उन सभी टैक्स को तोड़ के एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका नाम है जीएसटी। अब गवर्नमेंट ने भी जो है वो जीएसटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक होती है सीजीएसटी और एक होती है एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। सेंट्रल की जीएसटी डायरेक्टली सेंट्रल में जाती है और स्टेट की जीएसटी डायरेक्टली स्टेट में आती है। अब इन दोनों को मिला के हमें जो टैक्स देना पड़ता है जीएसटी का, वो होता है 18%, यानी 9% जो है वो सीजीएसटी और 9% जो है वो एसजीएसटी। ये हो गया हमारा टैक्स सिस्टम। अभी इंडियन इकोनॉमी को बूम करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है वो टैक्स कम करने की जरूरत है। और एक तरफ होता है डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जिसके अंदर में आपका इनकम टैक्स आता है। अगर आप सालाना 2,50,000 से ज्यादा रुपए कमाते हो तो आप पर लगेगा 5% इनकम टैक्स, और अगर आप 5 लाख से 10 लाख के ऊपर कमाते हो तो आप पर लगेगा 20% इनकम टैक्स। अब इंडिया की ग्रोथ करने के लिए टैक्स जो है वो बहुत सा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इंडिया में अगर 18% जो है वो जीएसटी है, अगर कोई भी कंपनी वाला अपनी कार जो है वो मान लीजिए 100 रुपए में बेच रहा है, तो वो कार जो है वो कस्टमर तक जाते जाते 1,18,000 तक गिर जाएगी, क्योंकि उस पर 18% जो है वो जीएसटी लगेगी। और अगर वही कार जो है वो इंटरनेशनली दुबई में बेचते हैं तो उस कार पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि दुबई एक टैक्स फ्री इकोनॉमी है, वहां पे कोई टैक्स नहीं होता। तो जो कंपनी वाला है, जो कार की कंपनी वाला है, वो दुबई में ही कार बेचना प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू इंडिया। इंडियन इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए टैक्स का नीचे जाना बहुत जरूरी है। हर साल फरवरी में जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो पेश करती है अपना बजट, यानी कि हमने सालाना जो टैक्स से कमाया था उन सारी कमाई को जो गवर्नमेंट जहाँ पे खर्च कर रही है उसका हिसाब जो है वो हर साल फरवरी में जो है वो देना पड़ता है। वो
और इसीलिए हर साल फरवरी में जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो बजट पेश होता है हर साल। ये सब काम करने पड़ते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को। जीडीपी को जो है वो ऊपर लेके जाना है, टैक्स को नीचे लेके जाना है, गवर्नमेंट को बजट देना है। इन सारी चीजों को छोड़कर फाइनेंस मिनिस्ट्री को और भी काम होते हैं, जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व पर ध्यान देना, और होता है ट्रेड डेफिशिएट को कम करना। जैसे कि अगर आप किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को 100 रुपए का सामान बेच रहे हो और उससे जो है वो 110 रुपए का सामान आप खरीद रहे हो, तो आप 10 रुपए में जो है वो ट्रेड डेफिशिएट में हो, यानी कि आप कर्ज में हो। तो इसीलिए इस ट्रेड डेफिशिएट को कैसे कम किया जाए, ये सारी चीजें जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा देखी जाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।